फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूं। और आज की क्लास जो है वो है पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के लिए। इसमें आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को, और इसमें कुछ प्रश्नों को देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को, और देखेंगे कि आप कैसे इनको हल करेंगे, आप कैसे सोचेंगे। क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए प्राय जो है यही शिकायत रहती है कि इसमें दो ऑप्शंस के बीच में फंस के रह जाता है विद्यार्थी, क्योंकि दोनों ही उसे सही लगता है। तो वहाँ आप क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, तो इस क्लास में आपको ये बहुत हद तक समझ में आने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है सिद्धांत के रूप में। तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है अनुकरण की भूमिका पर बल देता है या केंद्रित है, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, या सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, या शिक्षार्थी की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। तो जैसे आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें अनेक वाद हैं, उनको पढ़ना होता है आपको। तो आज हम यहाँ रचनावाद को देख रहे हैं। रचनावाद में क्या होता है कि इसमें दुनिया के बारे में शिक्षार्थी को अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पे जो है बल दिया जाता है, उसकी भूमिका पर बल दिया जाता है, यानी उसे सृजनात्मकता की ओर बढ़ाया जाता है, उसकी सृजनात्मकता को निखारा जाता है। तो यही रचनावाद है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो कब होता है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण? ए व्यक्ति के पूरे जीवन में होता है, या किशोरावस्था के दौरान होता है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होता है, प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है। तो सबसे अधिक जो गहन और जटिल समाजीकरण है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होता है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य? ए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, या बी शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना, सी यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, या सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे एक शिक्षक होने के नाते कि उसकी त्रुटियां निकालेंगे बच्चे की, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना भी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। और सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ये जो है आपका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत चला जाएगा। और ऑप्शन सी जो है कि यह निर्णय लेना कि यह मूल्यांकन आप करते हैं कि बच्चा को क्या अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए या नहीं, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मूल्यांकन का एक उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न जो है वो है किशोरावस्था है क्या है? विकासीय क्रांतिक अवस्था है, या बी ऑप्शन कह रहा है विकास की चरम सीमा है, या विकास की चुनौती है, या कल्पनाओं का बाहुल्य है। तो किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था एक क्रिटिकल एज है, अवस्था है, क्रांतिक अवस्था है। विकास की क्रांतिक अवस्था के रूप में किशोरावस्था को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको यहाँ वीडियो मिलती रहेगी। और नोटिफिकेशन बेल को ओके करके उसमें ऑल ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला प्रश्न है दोहराने की प्रवृत्ति होती है। कब होती है दोहराने की प्रवृत्ति? ए बाल्यावस्था में होती है, बी शैशवावस्था में होती है, सी किशोरावस्था में, या डी प्रौढ़ावस्था में। तो दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में आप देखते होंगे कि बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। आप जो उसे बोलने को कहते हैं तो वो उसे वैसा ही बोलता है, या कविता को याद करता है तो आप उसको जैसे कविता बताते हैं वो फिर पीछे पीछे दोहराता है। तो दोहराने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालक का क्या अर्थ है? ए प्रतिभाशाली बालक, बी मंदबुद्धि बालक, सी समस्यात्मक बालक, या डी सामान्य बालकों की उपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक। तो विशिष्ट बालक का क्या मतलब होता है कि प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, समस्यात्मक बालक या विकलांग बालक,
जैसे भी बालक हैं वो सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि इसका अर्थ होता है विशिष्ट वह तब होता है जब वो सामान्य बालकों से या तो कम है, किसी मायने में कम है, या उससे अधिक गुण रखता हो, तो उसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है शिशुओं में, बालक में, किशोर में या प्रौढ़ में। तो जो संग्रह की प्रवृत्ति होती है, जो सिक्के जमा करने की, टिकट जमा करने की, या किसी प्रकार के खिलौने जमा करने की, ये जो प्रवृत्ति होती है ये बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार है, क्या है? बाह्य प्रेरणा है, यांत्रिक प्रेरणा है, जन्मजात है, या कोई नहीं है इसमें से। तो पुरस्कार जो है हमेशा बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है, क्योंकि आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आपको क्या मिलता है? जैसे आप मान लीजिए शिक्षक बनने की चाह रखते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो ये आपकी आंतरिक प्रेरणा हो गई। लेकिन पुरस्कार आपको बाह्य प्रेरणा का काम करता है। यदि किसी विद्यार्थी को अंक दिया जाता है, अधिक अंक आता है, तो वो अंक जो है वो भी बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आएगा। तो पुरस्कार क्या है? बाह्य प्रेरणा है। अगला प्रश्न है, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए? आप क्या करेंगे? चार ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, या बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, या बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी चीज़ें करनी चाहिए। तो यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका बालक जो है, आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट को विद्यालय में रुचि हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो है विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। यानी कि जब बालक के अनुकूल वातावरण हो जाएगा तो बालक को वहाँ अच्छा लगेगा और वो वहाँ रहेगा, सीखेगा। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक जो अपने शिष्यों को पहली बार मिल रहा हो, उसे क्या करना चाहिए? जो पहली बार मिल रहा हो एक अध्यापक या शिक्षक, ऑप्शन ए, बिना विद्यार्थी की पसंद या नापसंद का ख्याल किए शिक्षण आरंभ कर देना चाहिए, या बी, पूरी विषय सामग्री की एक विस्तृत रूपरेखा देनी चाहिए, या उसे कक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, या बी एवं सी दोनों। तो आप क्या करेंगे? यदि आप एक अध्यापक हैं और शिष्य से पहली बार मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो बिना विद्यार्थियों के पसंद नापसंद का ख्याल किए शिक्षण यदि आरंभ कर देते हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और पूरी विषय सामग्री की एक विस्तृत रूपरेखा दे देंगे तो भी सही नहीं है, और उसे कक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले अध्यापक जो है कक्षा में सामंजस्य स्थापित करेगा, उसके बाद वह शिक्षण को आरंभ करेगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन कैसे होता है, ये पूछा जा रहा है आपको कि प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन, जो प्रतिभाशाली बालक हैं उसका समायोजन ऑप्शन ए सामान्य प्रकार का होता है, बी सामान्य से अच्छा होता है, सी समायोजन में ऋणात्मकता अधिक पाई जाती है, श्रेष्ठ प्रकार का होता है। तो जो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे उनमें बुद्धि भी अच्छी खासी होगी। प्रतिभाशाली मतलब अच्छी बुद्धि वाला बच्चा, तो वो उसमें क्या होगा, समायोजन, वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने वहाँ श्रेष्ठ प्रकार का उसका समायोजन होता है। वह स्थिति से जल्दी घुल मिल जाता है वातावरण में, किसी भी प्रकार के वातावरण में वह घुल मिल जाता है। तो उसका समायोजन कैसा होगा? श्रेष्ठ प्रकार का होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुशासित व्यक्तियों द्वारा प्रेरणा देने पर छात्र में किस भावना का उदय होता है? अनुशासित व्यक्तियों द्वारा प्रेरणा देने पर किस प्रकार की भावना का उदय होता है बच्चों में? ऑप्शन ए कह रहा है अनुशासन की भावना का, चरित्र निर्माण की भावना का, आदर की भावना का, या उक्त सभी प्रकार का।
तो अनुशासित व्यक्ति की कहानी यदि आप बच्चों को सुनाते हैं या अनुशासित व्यक्ति से उनका परिचय होता है या वो प्रेरणा देते हैं तो उनमें क्या होता है कि अनुशासन की भावना सबसे पहले जगेगी, चरित्र निर्माण की भावना भी जगती है क्योंकि वे उनके जैसा बनना चाहते हैं, और यदि उनको चरित्र अच्छा लगा, अनुशासित व्यक्ति है, तो उनमें आदर की भावना भी बनेगी। तो ऑप्शन डी होगा उसका आंसर, उपरोक्त सभी चीज़ें होंगी। अगला प्रश्न है, देर से आने वाला छात्र का आप क्या करेंगे। यानी कि एक कक्षा में यदि आपका छात्र देर से आ रहा है, लेट से आ रहा है, तो आप उसे क्या करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है विलंब से आने का कारण ज्ञात करके उपयोगी कदम उठाएंगे, या बी कह रहा है उचित दंड देंगे, या सी कह रहा है वापस भेज देंगे, या डी कह रहा है भविष्य में समय पर आने का परामर्श देंगे। तो यदि आप एक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे कि आपका बच्चा लेट से क्यों आया कक्षा में, इसका कारण जानेंगे और फिर उसका समाधान ढूंढेंगे, यानी उपयोगी कदम उठाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी यहाँ आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।